वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के वो एलिमेंट्स जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो कोई पेन है या कोई सेल फोन है या कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई पार्ट है, किसी भी चीज़ को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की कॉस्ट जो है हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के, उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। बेसिकली जो हमारे किसी भी कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट में इंक्लूड होती है वो यहाँ पर स्क्रीन पे आपके सामने है। मोस्टली 5 तरह की जो है दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इन सभी को एक एक करके जो है अभी हम नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में इनको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मटेरियल्स क्या है। मटेरियल एक ऐसा प्रिंसिपल सब्सटेंस है जो कि हमारा प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज होता है टू प्रोड्यूस दैट पार्ट और टू प्रोड्यूस दैट आर्टिकल। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कॉटन है, जूट है, आयरन ओर या सिलिकॉन। इस तरह का जो मटेरियल जो हम जो भी प्रिंसिपल सब्सटेंस है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, वो जो है हमारा दैट इज कॉल्ड मटेरियल। अब मटेरियल कॉस्ट जो है फर्दर हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, वन इज डायरेक्ट और अनदर इज इनडायरेक्ट मटेरियल। दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो कि हमारा जो प्रोडक्ट रेडी होकर फिनिश प्रोडक्ट जो है हमारे पास अवेलेबल होता है ताकि हम कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल कर सकें। वो मटेरियल जब फिनिश प्रोडक्ट में हमारे सामने आता है तो उसमें वो चीज़ दिखाई देती है एंड इट बिकम्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट फिनिश प्रोडक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी कूलर का मैन्युफैक्चरिंग करना है हमें, जो हम डेजर्ट कूलर जो गर्मियों में हम यूज़ करते हैं, उस कूलर को मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर वो टीन का कूलर है तो जो मटेरियल, जैसे कि जो टीन है जो हमने परचेज की है, दैट इज योर डायरेक्ट मटेरियल। क्योंकि जब वो मटेरियल जब वो हमने यूज़ किया उस कूलर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कूलर बन के रेडी हो चुका है, फिनिश प्रोडक्ट रेडी है हमारे पास। उसके बाद अगर आप देखें तो वो जो चादर है जो टीन की जो हमने यूज़ की है, दैट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। वो हमें सामने दिखाई दे रही है। तो इस तरह का जो मटेरियल जो कि डायरेक्टली उसमें कंज्यूम होता है और बाद में दिखाई भी दे रहा है कि वो मटेरियल जो है उसी चीज़ में यूज़ हुआ है एंड इट बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट, दैट मटेरियल इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। कुछ एक मटेरियल्स और जैसे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए। रॉ कॉटन इन टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स में जो कपड़ा बनता है उसमें कॉटन जो है दैट इज योर डायरेक्ट मटेरियल और उसमें जो कॉस्ट इंकर हुई है दैट इज योर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सिमिलरली क्रूड ऑयल टू मेक डीजल, डीजल बनाने के लिए जो क्रूड ऑयल है दैट इज योर डायरेक्ट मटेरियल। और ऑटोमोबाइल बॉडीज जैसे कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, तो उसकी बॉडीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो स्टील है दैट इज योर डायरेक्ट मटेरियल। इसके ऑपोजिट में इनडायरेक्ट मटेरियल की जगह अगर हम बात करें, वो मटेरियल्स जो कि हम मैन्युफैक्चर करते समय या मैन्युफैक्चर करने के बाद फिनिश प्रोडक्ट में हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते, जो कि उसका पार्ट तो हो चुके हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, एक बहुत बड़े लेवल पर हम उसको काउंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ है ग्लू, थ्रेड्स, नेल्स या वो कंज्यूमेबल स्टोर्स जो कि हम बाद में उस प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम दरवाजे बनाते हैं, लकड़ी के दरवाजे हैं, उसमें ग्लू यूज़ हुआ है। अब वो ग्लू जो है हम उसको अलग से नहीं देखते हैं। इसी तरह से थ्रेड्स हैं, अगर कोई ट्राउज़र है जो स्टिच किया हुआ है तो ट्राउज़र इज़ द फिनिश प्रोडक्ट, लेकिन उसमें जो धागा है वो भी तो कंज्यूम हुआ है। तो दैट इज योर इनडायरेक्ट मटेरियल जिसमें कॉस्ट तो लगी है बट वी कैन नॉट काउंट इन द फाइनल प्रोडक्ट। तो थ्रेड है। इस तरह से अगर कुर्सी है कोई, अब कुर्सी को बनाते समय उसमें हमने कुछ नेल्स को यूज़ किया होगा, कुछ कीले जो हैं उसमें यूज़ किए हैं, लेकिन हम ये तो जब कुर्सी को देखेंगे तो उसमें हम नेल्स को नहीं आइडेंटिफाई करते, वी आइडेंटिफाई ओनली द फिनिश प्रोडक्ट कि कुर्सी रेडी है हमारे पास। लेकिन क्योंकि वो नेल्स में भी कुछ ना कुछ कॉस्ट लगा हुआ होगा और उस मटेरियल को जो हमने
यूज़ करते समय जो कॉस्ट इनकर की है, दैट इज योर इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बिकॉज वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो दैट इज योर इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. नेक्स्ट वी कम लेबर. लेबर कोई भी फिजिकल या मेंटल एफर्ट जो हम लगाते हैं और एक्सपेंड करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल और एन आइटम. कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें फिजिकल या मेंटल एफर्ट जो है हम लगाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑटोमोबाइल पार्ट या ऑटोमोबाइल हम जो है अगर हम बना रहे हैं, कोई गाड़ी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हमारे जो वर्कर्स हैं उसमें उनका फिजिकल या मेंटल एफर्ट लग रहा होगा. कुछ हमारे जो वर्कर्स हैं वो फिजिकल एफर्ट मतलब जो कि प्रोडक्शन में जो है वो काम कर रहे हैं उनका फिजिकल एफर्ट लग रहा है. कुछ एक आपके एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को देख रहे होंगे जिनका कि मेंटल एफर्ट जो है उसमें वो एक्सपेंड कर रहे हैं. तो लेबर जो है एक हमारा एक्टिव फैक्टर है और जो मटेरियल है दैट बिकम्स द पैसिव फैक्टर इन द प्रोडक्शन. ये जो लेबर कॉस्ट है इसको भी हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. वन इज डायरेक्ट एंड अदर इज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट लेबर की. डायरेक्ट लेबर जो है एक उस लेबर के पार्ट को हम बोलेंगे जो कि एसोसिएटेड है विद द वर्कर्स, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज्ड है. वो वर्कर्स, वो सुपरवाइजर्स, नॉट सुपरवाइजर बट ओनली दोज वर्कर जो टेक्नीशियंस हैं जो फाइनली असेंबली में लगे हुए हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस में वो डायरेक्टली काम कर रहे हैं टू प्रोड्यूस दैट पार्ट और टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट. तो वो जो लेबर कॉस्ट है जो कि हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते समय ट्रेस कर सकते हैं इकोनॉमिकली, दैट पार्ट इज योर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. और ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है मटेरियल्स के ऊपर. जितना भी हम मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारी कंज्यूम होगी टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल लेबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स एंड द असेंबलर्स. अब जो मशीन ऑपरेटर्स हैं या जो असेंबली कर रहे हैं जो वर्कर्स हमारे, तो उसमें जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज योर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. ओके. इसके ऑपोजिट अगर इनडायरेक्ट लेबर की बात करें तो वो वेजेस जो हम पे करते हैं टू द वर्कर्स जो कि हमारे रॉ मटेरियल को बनाने में कंज्यूम नहीं हो रही, उसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने डायरेक्ट लेबर वाले टाइम पे एग्जांपल दिया कि जो मशीन ऑपरेटर्स या असेंबलर्स हैं उनको उन पे जो कॉस्ट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज योर डायरेक्ट लेबर. बट यहाँ पर वो वर्कर जो कि डायरेक्टली उस मटेरियल को, उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कंज्यूम करते, रॉ मटेरियल को कंज्यूम करके फिनिश प्रोडक्ट बनाने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो उस पे डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्ट नहीं ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो है वो उस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर देखें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर द वेजेस पेड टू द फोरमैन या सुपरवाइजर्स. अब ये सुपरवाइजर्स हैं, स्टोर कीपर्स हैं, टाइम कीपर्स हैं, इन या उसके अलावा कुछ ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बट पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर देखा जाए तो इनका भी कुछ ना कुछ रोल होगा. जैसे कि अगर सुपरवाइजर की बात करें, ये प्रोडक्शन नहीं करवा रहे हैं, कर रहे हैं प्रोडक्शन आपके असेंबली वाले लोग कर रहे हैं या मशीन ऑपरेटर्स कर रहे हैं, लेकिन ये सुपरवाइजर जो है इनका काम क्या है, उनको सुपरवाइज करना, उन्हें गाइड करना और उन्हें पुश करना ताकि प्रोडक्शन अच्छे से हो सके. इसी तरह से स्टोर कीपर जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, लेकिन स्टोर कीपर का काम क्या है कि जो भी मटेरियल जो है रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट, उस टाइम पे वो स्टोर कीपर उस मटेरियल को प्रोवाइड करता है. इस तरह से ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनका भी कुछ ना कुछ रोल जो है वो प्ले करते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, बट डायरेक्टली जो है वो मटेरियल को प्रोसेस करने में या प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. अब डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे हैं, बट इन सब के ऊपर भी कुछ ना कुछ खर्चा होगा, है ना. तो क्योंकि ये डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली दे आर प्लेइंग सम रोल, तो इनके ऊपर जो भी खर्चा होगा दैट इज योर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस.
एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं पहले। वो एक्सपेंसेस या वो खर्चा जो है, जो हमारा मटेरियल पे या डायरेक्ट जो लेबर कॉस्ट है उन सबको हटा दिया जाए, उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं दो ज़्यादा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एनी एक्सपेंडिचर अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्टली उस कॉस्ट यूनिट में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे कोई जॉब प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कूलर का। अब कूलर को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा कुछ मटेरियल लगा है, जैसे कि मैंने आपको बताया टीन की चादर जो है हमने यूज़ की। अब उस मटेरियल में जो हमारा कॉस्ट लगा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो लगा है, या उसके अलावा जो लेबर जो उसमें लगा है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है, इन दोनों को हटा दिया जाए। उसके अलावा और भी तो खर्चा हुआ होगा, तो उस इन दोनों कॉस्ट को, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हटाने के बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, वो सारा जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस हैं, दोज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, कॉस्ट ऑफ द स्पेशल लेआउट, डिज़ाइन किया हुआ है या ड्राइंग किया हुआ है, इस तरह के जो आपके एक्सपेंसेस हैं जो कि लेआउट डिज़ाइन करने के टाइम पे उस इंजीनियर ने या जो डिज़ाइनर है उसने लिए हैं, दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि वो भी हमें पे करना है। इसी तरह से एग्जाम्पल यहाँ पर बी देखिए, हायर ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन और प्रोडक्ट। इसके लिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा, यहाँ पर जब आप कॉलेज की तरफ आते हैं DI में, आगरा में, तो यहाँ पर स्वामी बाग की जो समाज बन रही है वहाँ पर देखेंगे तो एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट जो है वो हमने हायर किया हुआ है। एक क्रेन यहाँ पर है बहुत बड़ी सी। अब वो क्रेन जो है स्पेसिफिकली उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो है हमने हायर की हुई है। तो अब वो जो टूल या इक्विपमेंट जो हमने हायर किया है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन या प्रोडक्ट के लिए, या एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं, दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। उसमें हमारा मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, उसमें हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, बट फिर भी डायरेक्टली हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेंसिव जो हैं वो हो रहे हैं। तो उस तरह के टूल्स या इक्विपमेंट जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, दोज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरह से उन इक्विपमेंट्स को जिनको हमने हायर किया, उसके लिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है हम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं। उन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हटाने के बाद हमारे बिजनेस में कुछ एक ऐसे भी एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल रेंट है, लाइटिंग है, इंश्योरेंस है, इसमें प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। बट जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, किसी शॉप में, किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन जहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर उस जगह का हमें रेंट देना होगा। वहाँ पर क्योंकि हम बिजली यूज़ कर रहे हैं, पावर कंजम्पशन है, तो वहाँ पर लाइटिंग का जो है वो खर्चा होगा। इंश्योरेंस अगर हमने करवाया तो उसके चार्जेस हैं। तो ये देखें तो अगर इन सब एक्सपेंसेस को देखें तो डायरेक्टली ये कहीं ना कहीं लिंक्ड नहीं है प्रोडक्शन से, इसका कोई लेना देना नहीं है, बट ये इनडायरेक्टली जो है हमारा खर्चा कहीं ना कहीं हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन। तो ये जब सारे एक्सपेंसेस हैं, इनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट इज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो है वो जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, या कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उन सबको अगर एग्रीगेट कर दें, टोटल सम कर दें, तो दैट इज योर ओवरहेड्स। तो जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं दैट इज कंसीडर्ड एज ओवरहेड्स। अब ये ओवरहेड जो हैं इनको हम आगे 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये बी और सी जो है ये हम कंबाइनली अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री ओवरहेड ऑल्सो कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और फैक्ट्री बर्डन। It can be defined as the cost of indirect materials, indirect labor and indirect expenses. तो हमारे फैक्ट्री में देखिए बहुत सारे अलग अलग इस तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते रहते हैं, चाहे वो लेबर के हों, चाहे वो मटेरियल के हों,
या और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो होते रहते हैं। कुछ वेस्ट हो गया, कुछ लुब्रिकेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स में दिया हुआ है, कुछ लुब्रिकेंट्स हैं जो कि हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हो रहा, प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है बट डायरेक्टली हमारे मटेरियल में, फिनिश प्रोडक्ट में जो है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, बट यूज़ हो रहा है और उसमें खर्चा हो रहा है। तो इस तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि लुब्रिकेंट्स में कॉटन का वेस्ट है, या टूल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं वियर एंड टेयर हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा है और हमारा खर्चा उसमें भी हो रहा है। या स्टेशनरी है, तो इस तरह के जो फैक्ट्री में हम हमारे प्रोडक्शन के टाइम पे जो एक्सपेंसेस हैं, दोज आर कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की अगर हम बात करें, तो जब हम सेल्स करते हैं, हमारे जो सेल्समैन है या जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो सेल है या डिपार्टमेंट है, तो सेलिंग के टाइम पे, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, रिटेलिंग जब हम करते हैं या होल सेलिंग करते हैं टू द हमारे जो होल सेलर्स हैं या जो डीलर्स हैं, तो सेल्स के लिए भी या डिलीवरी करने के लिए भी हमें जो है कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। जैसे कि जो हमारे सेल्समैन हैं उन्होंने कुछ प्रोड्यूस तो किया नहीं, लेकिन वो सेल्स कर रहे हैं, वहीं से जो है हमें इनकम जनरेट होगी, तो उन सेल्समैन को इनकम देंगे, उनकी सैलरी, उनकी जो सैलरी है जो वो हमें पे करनी होगी, उनके कमीशंस हैं, और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज के लिए जो हमें खर्चा जो है हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है कहीं ना कहीं इन द बिजनेस, तो वो सारी जो कॉस्ट है दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, या वी कैन से ओवरहेड्स। उसके अलावा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में जो है हमारा प्लानिंग, कंट्रोलिंग या जो पॉलिसीज बनाते हैं, इस तरह के जो हमारे स्ट्रेटजी डेवलपर्स हैं उन सब की सैलरीज, उनका कमीशन, तो वो सारा जो पेमेंट है दैट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इनको समझने की कोशिश करें। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि हमारे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए चेंज नहीं होती, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है उसमें, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए वो दैट रिमेन्स फिक्स्ड, दैट रिमेन्स सेम। फॉर एग्जांपल रेंट है, रेंट का एक एग्रीमेंट हो चुका है कि अगले 2 साल तक जो है हम हर महीने के महीने या 6 महीने के 6 महीने, 1 साल का रेंट जो है हो सकता है, तो वो हम जिस तरह का भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो रेंट रिमेन्स सेम, वो एक फिक्स कॉस्ट है। प्रॉपर्टी टैक्स रिमेन्स सेम, या सुपरवाइजर्स की जो सैलरीज हैं वो 1 साल के लिए सेम है हमारे पास, या 6 महीने बाद या 1 साल बाद जो भी आपका इंक्रीमेंट होता है, लेकिन उससे पहले जो है दैट रिमेन्स सेम। इस तरह से डेप्रिसिएशन ऑफिस फैसिलिटीज का, एडवर्टाइजिंग का, इंश्योरेंस का, वो चेंज नहीं होगा, दैट रिमेन्स फिक्स। तो इस तरह की जो कॉस्ट है दैट जो टाइम की ड्यूरेशन के साथ फ्लक्चुएट नहीं करती है, उन कॉस्ट को हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। उसके ऑपोजिट में वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कंपोनेंट है जो कि हमारे प्रोडक्शन या जो आउटपुट हो रहा है उसके साथ डायरेक्टली हमारा फ्लक्चुएट होता है। जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज़्यादा आउटपुट होगा हमारा, उतना ही ज़्यादा जो है वेरिएबल कॉस्ट हमारा एक्सपेंड होगा। क्योंकि अगर तो हम कुछ भी बना नहीं रहे हैं, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो एक्सपेंसेस, तो वेरिएबल कॉस्ट इज 0। अगर हम 10 यूनिट्स जो है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए उसके हिसाब से 10 यूनिट्स के हिसाब से हमारा कॉस्ट जो है वो एक्सपेंड करेंगे हम। अगर 100 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करें तो उसके हिसाब से जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट विल आल्सो इंक्रीज। अगर 1000 कंपोनेंट्स हैं तो उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट वेरी डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनैलिटी विद द आउटपुट। जितना ज़्यादा आउटपुट होगा उतना ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा वेरी करेगा। तो एक कांस्टेंट रेशियो है चेंज इन द कॉस्ट और चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जांपल जो है, जैसे कि हम किसी प्रोडक्शन जो फॉर्म है वहाँ पर अगर हम आउटपुट, अगर तो छुट्टी है, संडे का दिन है, या जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के टाइम पे हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर फैक्ट्री बंद है, प्रोडक्शन नहीं चल रहा है, 0 है, तो उस टाइम पे हमारा पावर कंजम्पशन इज 0, तो वेरिएबल कॉस्ट इज 0। अगर हम कुछ प्रोडक्शन शुरू करते हैं, उसमें हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन जो है उसमें काम हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे लाइटिंग जो पावर कंजम्पशन है, जो बिजली हम यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी।
तो अगर हमारी 100 मशीनें हैं किसी एक प्रोडक्शन हाउस में और वहाँ पर हम सिर्फ 25 मशीन्स को हम जो है उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आते हैं, तो 25 मशीनों का जो पावर कंजम्पशन है वो उसी हिसाब से होगा, उतना ही आउटपुट होगा। अगर 3 दिन की जगह 7 दिन उसमें काम होगा और 25 की जगह 100 की 100 मशीनें काम कर रही हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो हम पावर कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, बिजली जो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारी डायरेक्टली वेरी करेगी और इंक्रीज करेगी जैसे जैसे हम अपना प्रोडक्शन इंप्रूव करेंगे। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। एंड मिक्स कॉस्ट जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स कॉस्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है दैट इज कॉल्ड